वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। आज हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ में बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। ये आपका 500 क्वेश्चन का एक सीरीज चल रहा है जिसमें कि ऑलरेडी 6 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, यानी कि कुल आपका 150 क्वेश्चन हो चुका है। आज हम लोग फिर 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जितने भी पहले वीडियो हम बना चुके हैं उसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। और आज के जितने सारे प्रश्न हैं तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे और साथ में जितना सारा हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करेंगे तो वो बहुत ही आपको टॉप लेवल का नॉलेज देगा। और जितने प्रश्न यहाँ पे ले रहे हैं सभी प्रश्न आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी के जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपका सीजीएल हो गया, एसएसएल हो गया या फिर एमटीएस हो गया, तो ऐसे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो भी प्रश्न हम ले रहे हैं वो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जितने हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे वो कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो उसको आप जरूर नोट डाउन करके रखें। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और साइंस में खासकर फिजिक्स का ऐसा सवाल आपको कई बार देखने को मिलता है। तो प्रश्न है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि कितनी हो जाएगी? तो ये आपका दुगुनी। अब ये कैसे हम फाइंड करेंगे कि आपका चौगुनी से दुगुनी हो जाएगा? तो इसके लिए बहुत अच्छा फार्मूला है आपका टाइम का, समय अवधि का। टी इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाय में जी। तो एल अपॉन जी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि हम एल को 4th टाइम करें यानी कि चौगुनी कर रहे हैं, तो अगर उसका हम रूट निकालेंगे क्या आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा, यानी कि आपका जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दोगुनी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर प्रश्न ऐसा हो कि लेंथ को हम 9 गुना यानी कि 9 गुना करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? टाइम पे क्या असर पड़ेगा? तो 3 गुनी हो जाएगी। हाँ, उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये बातें समझ में आ गई होगी। इस तरह पे अगर किसी भी तरह का आपका अगर 16 टाइम दे रखा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 4th टाइम हो जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रश्न है, किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? तो यानी कि किसका प्रयोग करके हम लोग भट्ठी का तापक्रम मतलब क्या हो गया? हजारों डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे क्या होगा? आपका ताप होगा। तो वैसे मापने के लिए यानी कि वैसे ताप को मापने के लिए आपका क्या यूज किया जाता है? पायरोमीटर। और कई बार ऐसा प्रश्न बनता है कि सूर्य का ताप किसके द्वारा मापी जाती है? तो आपका पायरोमीटर के द्वारा मापी जाती है। आप दोनों फैक्ट याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो देखिए, अभी तो समय आ गया है कि आपका बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी हैं तो उसमें बैटरी लगे हुए होते हैं, बट एक ज़माना था जब चाबी भरी घड़ी होती यानी कि चाबी देना पड़ता था तब घड़ी जो है आपका रन करता था, चलता था। तो अब देखिए एक्चुअली होता क्या था, जब हम लोग घड़ी में चाबी दिया करते थे पहले ज़माने के लोग, तो क्या होता था उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती थी जिसको हम लोग कहते थे स्थितिज ऊर्जा। और फिर जब कोई मूवमेंट करके कोई काम करता था तो मूवमेंट करने से ही उसको एनर्जी मिलती थी। समझ गए होंगे? तो चाबी भरी घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? आपका स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? तो ये आपका ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा कहा गया है। याद रखेंगे, आपका जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उनके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी नाम दिया गया। कई बार एग्जाम का प्रश्न बनता है। अब यहाँ पे और भी जो आपका ऑप्शन है तो उसको आप देख लीजिए एक बार। डी ब्रिज, तो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया है आपका उत्परिवर्तन का सिद्धांत। डार्विन के द्वारा गया आपका आधुनिक, हालांकि इसको ये भी याद रखना आपका जो विकास का सिद्धांत तो दिया गया है लेकिन इनको आधुनिक जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, डार्विन को। आप ये भी याद रखेंगे, पिछले बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका है कि इसमें आपका एक और भी चीज़ है, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक के बारे में तो कौन नहीं जानता है, जो आपका कोशिका की खोज की थी उन्होंने 1665 में। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है और इसका जो परसेंटेज है, चूँकि उसमें रिएक्शन होते रहता है तो हाइड्रोजन और हीलियम का जो परसेंटेज है वो चेंज होते रहता है। लेकिन यहाँ पे आप याद रखेंगे जो आपका अप्रॉक्स 71% होता है, लेकिन कई बार पूछा जाता है आपका 70 से लेके करीबन 80 के आसपास भी यहाँ पे हाइड्रोजन की संभावना होती है। और जब बात करेंगे आपका फिर हीलियम का तो आपका 20 से लेके 25 के अराउंड होता है। तो दोनों फैक्ट याद रखेंगे। तो इन दोनों में तो अंतर तो इतना ही है, अगर 70 से लेके 80 के बीच अगर दिखेगा तो आप हाइड्रोजन को टिक करेंगे और 20 से 25 के पास अगर दिखेगा तो आप हीलियम को टिक करेंगे। इसके अलावा बाकी 1-2% जो होता है वो अन्य पदार्थ होते हैं। मूव करता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्रश्न है, जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो उसका संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संवेग आपका जो होता है मोमेंटम P = m/v। अब देखिए ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे अगर गति को दुगुना किया जाए यानी कि आप v को 2 कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं, तो सिंपली आपका जो मोमेंटम है यानी कि जो संवेग है आपका दोगुनी हो जाएगी।
फॉर्मूला आप जरूर याद रखें, क्योंकि इस पे जो है कई बार सवाल बनता है। तो सवाल ऐसे ही बन सकता है जैसे कि आपका मोमेंटम हो गया, यानी कि जो P इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू बी हो गया। कुछ आपको वेट दे दिया गया, यानी कि द्रव्यमान दे दिया गया है, कुछ वेलोसिटी दे दिया गया है, आपको पूछ लेगा कि उसका मोमेंटम कितना होता है। तो ऐसे भी एग्जाम बनता है, प्रश्न बनता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये आपका ओजोन संरक्षण से, यानी कि जो आपका ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है तो उनको संरक्षण करने के लिए एक तरह का एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब ये होता है एक तरह का संधि होता है, कई देशों के बीच में एक संधि होना और एक बैठक होना। तो ये आपका कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। हालांकि ये इफेक्टिव में आया था, यानी कि प्रभाव में आया था आपका 1989 में आया था, यानी 2 साल के बाद काम करने स्टार्ट किया था। दोनों फैक्ट याद रखेंगे। अब बड़ी बात की ओजोन परत है, ओजोन की बात आई है तो ओजोन का आपका फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। तो आप ये भी याद रखेंगे, कई बार यहाँ पे एग्जाम का प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत कौन सा है? यानी कि हरी सब्जी है, फल है, चावल या फिर दाल है। तो सबसे अधिक जो लोहा होता है वो आपका हरी सब्जी में होता है। कई बार डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आप पालक साग खाइए। तो पालक साग में क्या होता है? आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। कई लोगों को एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का मतलब शरीर में आयरन की कमी, आयरन की कमी का मतलब हीमोग्लोबिन की कमी। तो समझ सकते हैं जो आपका आयरन का जो अच्छा स्रोत होता है वो पालक होता है, क्योंकि वो हरी सब्जी में आता है। और अन्य कई भी, जैसे कि आपका और भी कुछ कुछ मुख्य साग हो गए या फिर सब्जियां हो गई जिसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है। फल की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे आपका विटामिन पाए जाते हैं। हरी सब्जी में आपका क्या हो गया, विटामिन भी है, प्लस में आपका लोहा की मात्रा ज़्यादा है। चावल में आपका क्या पाया जाता है? तो सबको जानते हैं कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसमें ज़्यादा है, और दाल में प्रोटीन। मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 पे। प्रश्न है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? ज़्यादा होती है, कम होती है, बराबर होती है या फिर अनंत होती है? तो कई बार ये रिपीट होता है, तो जो प्रकाश से भी ज़्यादा होती है रेडियो तरंग की गति, तो याद रखेंगे। मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 पे। प्रश्न है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको 2-3 फैक्ट बता देते हैं। देखिए, मान लेते हैं कोई पात्र आपका है और इसमें कुछ न कुछ आपका गैस रखा हुआ है, और जब इसमें गैस रखा हुआ है, जब इसको आप क्या करेंगे, उसको दाबेंगे, कंप्रेस्ड करेंगे, तो इससे क्या होगा कि द्रव्यमान पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि जो गैस आपका होता है उसका यानी कि जो संपीड्यता होता है बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम दबा के बहुत कम भी कर सकते हैं, लेकिन वेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी कि उसका जो द्रव्यमान होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगर पूरे में अगर 1 kg गैस फैला हुआ था 1 लीटर, तो यहाँ आके भी उसका जो आपका मास होगा यानी कि वेट होगा वो 1 किलोग्राम ही होगा। तो यहाँ पे द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बात करेंगे आपका घनत्व का, तो वो आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा एरिया में कोई भी चीज़ फैला होता है उसको कम एरिया में हम कंप्रेस करते हैं, तो उसका घनत्व क्या हो जाता है आपका, ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी बात, आपका जो आयतन है, आयतन भी क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। आयतन पहले बहुत ज़्यादा था, उसको हम कंप्रेस करके कम कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, आयतन भी कम हो गया। तो यहाँ पे आपको 3 सवाल इसमें समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कुल आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी, और यहाँ पे जो भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहे हैं वो भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि हम डेली जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और इस वीडियो को आप अन्य दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। तो चलिए मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11 पे। प्रश्न है, यहाँ भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रश्न है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है आपका अम्ल वर्षा। चूंकि यहाँ पे अम्ल लिखा हुआ है, आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो भी आपका अम्ल होता है। देखिएगा यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ वर्ड को सीख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका वर्ड होता है, अम्ल होता है, क्षार होता है, और एक आपका क्या होता है, लवण होता है। तो जो आपका अम्ल होता है जनरली उसमें आपका क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस आयन होता है, और आपका जो क्षार होता है उसमें OH माइनस आयन होता है, और लवण में कोई आयन नहीं होता है। अब यहाँ पे H प्लस आयन की बात करें तो यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड में नहीं है। तो कुछ ऐसे आपका जो एसिड है वो अपवाद है जिसमें कि हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। जनरली अगर बात करेंगे HCl हो गया, H2SO4 हो गया जो हमको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, या फिर नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3। तो इस सब पे क्या है, आपका हाइड्रोजन मौजूद है तो वो आपका एसिड कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी आपका यौगिक हैं जिनमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता है लेकिन वो भी आपका एसिड कहलाता है। जैसे आपका SO2 हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, इसके आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड वो भी आपका एसिडिक होता है। इन चीज़ों को आप जरूर याद रखेंगे। और आपका जो क्षार हो गया उसमें हाइड्रोक्साइड का जो अणु है, आयन जो है वो मौजूद होता है। चलिए मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 पे।
क्वेश्चन आपका 12 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये आपका है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहाँ अन्य साइंटिस्ट के नाम है तो आप उनका भी नाम देख लें, और उनके द्वारा क्या चीज़ की खोज की गई थी, ये कई बार प्रश्न बनता है। जो आपका लुई पास्चर हो गया, तो उन्हीं के नाम पे पास्चुराइजेशन जो प्रक्रिया होती है उनकी खोज की गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को हम बता ही चुके हैं, पेनिसिलिन की खोज की थी। रॉबर्ट कोच जो रेबीज का टीका है, साथ में कोलेरा एंथ्रेक्स का टीका भी खोज की थी आपका किसने? तो यहाँ याद रखना आपका रॉबर्ट कोच ने। और जो एडवर्ड जेनर है, तो इनके द्वारा आपका चेचक के टीके की खोज की गई थी। तो तीनों चारों वैज्ञानिक आप नाम याद रखेंगे और उनके द्वारा क्या चीज़ की खोज की गई। प्रश्न आपका अगला है, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? तो कई बार ये प्रश्न बनता है और कई स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि भारी तो सबसे ज़्यादा लोहा होगा तो पहले वो पहुंचेगा, तो लोग इसको टिक कर लेंगे, बट कन्फ्यूजन होगा, तीनों एक साथ पहुंचेंगे। क्योंकि जो आपका निर्वात होगा तो वहाँ पे आपका जो जी का मान होता है, जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होगा वो आपका शून्य हो जाएगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण जो है वहाँ पे कोई काम नहीं करेगा। इसीलिए तीनों वस्तुएं एक साथ ही गिरेगी, चाहे वो कितनी भी भारी हो। निर्वात में सबका जो यानी गिरने की क्षमता होगी, जो गिरेगा वो एक ही साथ गिरेगी। इसलिए कहा जाता है कि जो आपका अंतरिक्ष है वहाँ पे कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है, और वहाँ पे अगर कोई उड़ेगा तो उसका कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होगा वो कहाँ पे उड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? ये आपका मिट्टी के तेल में। आपका हो गया सोडियम यानी कि Na, और साथ में आपका पोटेशियम, इन दोनों को किस में संचित करके रखा जाता है? आपका मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन में रखा जाता है। कई बार ये प्रश्न एग्जाम का बनता है, आप याद रखेंगे सोडियम और पोटेशियम। मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15 पे। प्रश्न है, ब्रोमीन किस समूह का तत्व? और इस तरह का प्रश्न देखिएगा एग्जाम में कई बार अब रिपीट होने लगा है, तो याद रखेंगे आपका जो ब्रोमीन है वो आपका फ्लोरीन का तत्व है। जैसे कि आप यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, इधर आपका हीलियम हो गया, जो आपका हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन में जितने सारे यहाँ पे नीचे आपका तत्व आ जाएंगे, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद हीलियम उधर हो गया, आपका यहाँ इसके नीचे लिथियम हो गया, उसके बाद हो गया आपका सोडियम हो गया, तो किसका हो गया? आपका हाइड्रोजन ग्रुप का हो गया। सेम उसी तरह यहाँ पे आपका जो होता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के नीचे ही आपका क्या पाया जाता है? क्लोरीन, फिर आपका ब्रोमीन, फिर आपका आयोडीन है। तो ये सब तत्व आपका किसके ग्रुप का हो गया? तो फ्लोरीन ग्रुप का हो गया। ऐसे प्रश्न भी बनता है। क्वेश्चन आपका 16 है, साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसमें कई लोग कन्फ्यूजन करते हैं। तो चूंकि चमकता है वो और दिखाई पड़ता है, तो क्या करेंगे, बहुत लोग इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन मार देंगे टिक, लेकिन वो गलत हो जाएगा। आपका जो आंसर सही होगा वो आपका होगा इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण। ये भी एक लाइट का प्रोसेस होता है, जैसे कि हम लोग परावर्तन पढ़ते हैं, अपवर्तन पढ़ते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ते हैं, इसके लिए आपका डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं और इंटरफ्रेंस भी होता है। जब हम लोग लाइट चैप्टर को पढ़ेंगे वहाँ पर हम डिटेल्स में इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल आप याद रखेंगे जो आपका साबुन का बुलबुला है वो किसकी वजह से रंगीन दिखाई पड़ता है? या आपका इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण। मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? ये आपका जी मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया था। ग्राहम बेल के द्वारा आपका टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का आविष्कार, और आपका जो बेयर्ड हो गया उन्होंने टीवी का आविष्कार किया है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, यहाँ भी हम आपको एक दो फैक्ट बता देते हैं। प्रश्न है, आदर्श गैस समीकरण क्या है? तो PV = nRT। P मतलब का हो गया प्रेशर यानी कि दाब, V मतलब हो गया वॉल्यूम यानी कि आपका आयतन, और N जो हो गया नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोल की संख्या, R हो गया आपका गैस कांस्टेंट, और T हो गया आपका टेम्परेचर यानी कि ताप। अब यहाँ पे दो आपको हम नियम बता देते हैं जहाँ से कि ये नियम अगर निकल के आता है। कई बार ये प्रश्न बनता है। सबसे पहला आपका है चार्ल्स लॉ। जो आपका चार्ल्स लॉ है वो आपका है P इज प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि एक निश्चित वॉल्यूम में जो आपका प्रेशर होता है, दाब होता है, वो आपका T के समानुपाती होता है। ये एग्जाम कई बार प्रश्न बनता है, आप जरूर याद रखेंगे। और जो आपका सेकंड हो गया, सेकंड आपका इसी से आता है बॉयल का नियम। आपका वो होता है जो आपका प्रेशर होता है 1/V होता है, यानी कि आपका जो वॉल्यूम है उसके जस्ट अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे आप चार्ल्स लॉ में क्या देखें, P जो है T के प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे जो आपका P है V के आपका क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पर रब करके हम आपको डिटेल में थोड़ा समझा देते हैं। और भी जैसे आपका चार्ल्स लॉ की बात करेंगे तो जो P हो गया आपका T के क्या है, प्रोपोर्शनल है, और जो आपका बॉयल्स का नियम हो गया वो जो P होगा आपका 1/V होगा। तो अब यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इज प्रोपोर्शनल टू
टी बाय बी हो गया। यानी कि इसको अगर आप पी को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी वी इक्वल टू टी। और जब पी वी इक्वल टू टी होगा, आप देख सकते हैं यहाँ भी तो सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। आपका पी वी इक्वल टू टी हो गया, और आपका तो गैस कांस्टेंट हो गया, और एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स हो गया। मूव करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 19 पे प्रश्न है, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है, तो ये आपका संवहन के द्वारा। तो यहाँ पर हम दो तीन चीज़ फैक्ट बता देते हैं। जो आपका जो द्रव होता है वो आपका संवहन के द्वारा गर्म होता है। बात करेंगे आपका जो लाइट है तो वो विकिरण के माध्यम से गमन करता है, और ठोस जब भी कोई वस्तु गर्म होती है तो आपका किसकी वजह से, चालन की वजह से गर्म होता है। ये भी तीनों फैक्ट आप जरूर नोट करके रख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होता है, तो ये आपका अस्थि मज्जा, इंग्लिश में इसको कहते हैं बोन मैरो, और खासकर जो आपका पैर है, पैर की हड्डी में आपका खाली स्थान होता है, और वहीं पे आपका निर्माण होता है किसका, आरबीसी का। कई बार एग्जाम का प्रश्न बनता है। हाँ, लेकिन अगर इसके उल्टा बोला जाए कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, नष्ट कहाँ होता है, तब आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्लीहा, यानी कि स्प्लीन। और जो आपका स्प्लीन है वो आपका कहाँ पाया जाता है, तो जो आपका एब्डोमेन होता है जस्ट उसके ऊपर में, और स्टोमक के जस्ट पीछे पाया जाता है। कई बार ये प्रश्न बनता है तो आप उसको भी याद रखेंगे। प्रश्न आपका अगला है, अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है, तो जो आपका अल्ट्रासोनिक तरंग है तो उसको हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। कोई भी अगर आपका वेव है तो उसकी अगर फ्रिक्वेंसी को हम लोग बात करेंगे तो 1/t से डिनोट करते हैं, यानी कि इसको पर सेकेंड भी बोल सकते हैं हम। यहाँ पे पर सेकेंड तो नहीं लिखा हुआ है कहीं पे, तो आपका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। तो याद रखेंगे, आपका जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हो गया उसका जो यूनिट होगा आपका क्या होगा, हर्ट्ज होगा। क्वेश्चन आपका 22 है, प्रश्न है, ज्वार भाटा के समय ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा। सो यहाँ पे क्या प्रश्न आपका, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के किधर आता है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा की बात करिए कि पृथ्वी के किस तरफ में रहेगा, तो ये आपका जब जो आपका सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के एक ही, यानी कि अगर यहाँ पे पृथ्वी है, चंद्रमा है और यहाँ पे सूर्य है, तो तीनों अगर एक सीधे में होगा तो ज्वार जो होगा वो सबसे ऊंचा होगा। और इससे पहले अगर आप ज्वार नहीं जानते हम आपको बता दें, जैसे कि यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे अगर पानी की मात्रा है, तो जब भी यहाँ पे चंद्रमा या सूर्य आएगा तो पानी क्या होगा, ऊपर उठना चाहेगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इसको कहते हैं ज्वार। और जब वो दूर चले जाएंगे तो पानी का स्तर फिर नीचे आएगा, उसको कहते हैं भाटा। इसी को हम लोग जानते हैं ज्वार भाटा के नाम से। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, और ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग सवाल है। अगर फर्स्ट नज़र में कोई अगर इस सवाल को देखेगा तो सीधा 60 डिग्री उसको आंसर करके आएगा। देखिए प्रश्न क्या है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण अगर 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होता है। तो सब कोई क्या करेंगे, उसको 60 डिग्री बना देंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि प्रश्न क्या बोल रहा है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण, सबसे पहले हम इसको अगर नॉर्मल मान लें, आपतित किरण जो है समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बना दिया, आपका 60 डिग्री ये हो जाएगा, ना कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका आपतन कोण 60 डिग्री है। तो समझ गए होंगे कि सवाल में टेक्निकल चीज़ पूछा जा रहा है। तो अब अगर ये 60 हो गया तो आपका कितना हो जाएगा, 30, यानी कि आपका जो आपतन कोण हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो सिंपली आपका जो परावर्तन कोण होगा वो भी कितना होगा, आपका 30 होगा, ना कि आपका 60 होगा। उम्मीद है कि आपको ये सवाल देखने में अच्छा लगा होगा, और टेक्निकल जो चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, हरे पौधे श्वसन के समय कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। तो भोजन के बनाने के समय आपका कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे, लेकिन अगर वो खुद श्वसन करेंगे तो ऑक्सीजन का ही यूज करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि रात के समय में पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, चूँकि वो खुद ऑक्सीजन लेगा आपका श्वसन के लिए और छोड़ेगा फिर कार्बन डाइऑक्साइड। आपका क्वेश्चन है आपका 25, और आज का अंतिम प्रश्न है, वर्षा के बूंद का गोलाकार होने का कारण क्या होता है। ये आपका है सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव। जब भी देखिएगा पानी का स्तर होता है और वहाँ पे अगर कोई मक्खियाँ बैठी होती है तो वो पानी के अंदर नहीं डूबती है। रीज़न ये है उसके बल, यानी कि जो आपका पानी का स्तर होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में एक फोर्स काम करता है, बल काम करता है, और मक्खी अंदर नहीं जा पाता है, पानी अपने आप में अटैच रहता है। इस बल को कर्षण बल भी कहा जाता है। आप याद रखें, कई बार एग्जाम का प्रश्न ऐसा बनता है। तो जो वर्षा का जो बूंद होता है वो आपका किसकी वजह से गोलाकार होता है, पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन को हम डिस्कस किए, और 500 क्वेश्चन साइज जो सीरीज चल रहा है इसमें हम लोग 7 वीडियो बना चुके हैं, यानी कि कुल आपका 175 क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। उम्मीद है कि यहाँ पे सारे प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे, और साथ में जितने यहाँ पे हम फैक्ट्स बता रहे हैं आपको वो भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और रिक्वेस्ट है कि आप अन्य दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए।
और प्रत्येक दिन का वीडियो आप देखना चाहते हैं, इसके अलावा और भी जितने सारे हम वीडियो यहाँ पे डाल रहे हैं अगर उसको देखना है, आप चाहते हैं कि उसका नोटिफिकेशन सीधा आपकी यूट्यूब में आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं।